साल 1947 भारत के लिए एक ऐसा साल जिसमें भारत आज़ाद भी हुआ और भारत का विभाजन भी हुआ। आजकल हम अखंड भारत की बातें करते हैं जो शायद हम नहीं कर पाते अगर सरदार पटेल ने ब्रिटिश भारत को भारत बनाने में अपना अहम योगदान ना दिया होता। और आज हम भारत के पार्टीशन और इंटीग्रेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं ब्रिटिश भारत के पार्टीशन की। 20 फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमर्स में ये डिक्लेयर कर दिया कि साल 1947 के ख़त्म होने से पहले पहले इंडियन पॉलिटिशियंस को पावर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और हम इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। और उसके अगले ही दिन यानी 21 फरवरी को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का न्यू वायसरॉय नियुक्त किया गया। बेसिकली माउंटबेटन भारत के पार्टीशन की इच्छा लेकर ही भारत आए थे और जल्दी से जल्दी इंडियन पॉलिटिशियंस को पावर ट्रांसफ़र करना चाहते थे। और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए माउंटबेटन ने 3 जून को एक प्लान पेश किया जिसे माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान भी कहते हैं। देखिए, माउंटबेटन प्लान के आने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग ने ये डिसाइड किया कि ब्रिटिश इंडिया के जिन जिन हिस्सों में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा। इसी को देखते हुए माउंटबेटन प्लान में ये पेश किया गया कि ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। साथ ही प्रिंसली स्टेट्स को ये अधिकार दिया जाएगा कि आप भारत या पाकिस्तान में से किसी का भी हिस्सा बन सकते हैं या फिर आप खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसी माउंटबेटन प्लान को एक कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इस एक्ट में ये डिक्लेयर हो गया कि ब्रिटिश इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान नाम की 2 डोमिनियन स्टेट में बांटा जाएगा। लेकिन पार्टीशन के समय एक मुश्किल खड़ी हो गई और वो थी पंजाब और बंगाल की, क्योंकि इन दोनों एरियाज़ में हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम थी। इसलिए दोनों देशों की सीमाओं को बनाने में एक दिक्कत आ रही थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 कमीशंस बनाई गई, एक पंजाब के लिए, दूसरे बंगाल के लिए। और इन दोनों कमीशंस के हेड थे सर सिरिल रैडक्लिफ, जो 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचे। ये काम देखने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल और चुनौतियों से भरा था। और जिसकी पहली चुनौती थी टाइम। सर सिरिल रैडक्लिफ को सीमाएं निर्धारित करने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया था, जो काफ़ी कम समय था। इसके साथ ही उन्हें जो रिपोर्ट्स और मैप भी दिए गए वो भी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थे। साथ ही सर रैडक्लिफ और कमीशन का कोई भी सदस्य इस प्रकार के कार्य का पूर्व अनुभव नहीं रखता था। इसके साथ ही एक बड़ी समस्या यह भी थी कि रैडक्लिफ इससे पहले भारत नहीं आए थे, इसलिए वह भारत के कल्चर और रिलीजन को नहीं समझते थे। इसी कारण से सर रैडक्लिफ ने हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन जैसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर दिया और हड़बड़ी में 15 अगस्त से पहले ही अपना काम पूरा कर दिया। सो इस तरह 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया गया। लेकिन जो बाउंड्रीज भारत और पाकिस्तान को सेपरेट करती थी उन्हें 17 अगस्त ऑफ 1947 में ऑफिशियली रिलीज़ किया गया। ये जो बाउंड्रीज थी इन्हें सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसलिए इन्हें रैडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। सो ये बात तो हुई पार्टीशन की। अब हम चर्चा करते हैं भारत के फॉर्मेशन की। जैसे अभी हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिल चुकी है, मगर 1947 के भारत का मैप कुछ इस तरह दिखता था, जिसमें 500 से भी ज़्यादा देसी रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट्स थी
जिनको ये अधिकार दिया गया था कि या तो वो इंडिया का पार्ट बन सकते हैं या फिर पाकिस्तान का, या फिर वो खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उस समय ब्रिटिश इंडिया में कुल मिलाकर 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनमें से इंडिया के हिस्से में 552 और पाकिस्तान के हिस्से में 13 प्रिंसली स्टेट्स थीं। ऐसे में इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो ये 552 प्रिंसली स्टेट्स हैं, इन्हें हम भारत में मर्ज कर लें, वरना भारत कई हिस्सों में टूटकर बिखर जाता। ऐसे में ये जिम्मेदारी उठाई हमारे उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने, और इसमें हमारा साथ दे रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में प्रिंसली स्टेट को मर्ज करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपनाई। जिस तरह भी हो, प्रिंसली स्टेट को भारत में मर्ज होना ही होगा। पहले तो हमने प्रिंसली स्टेट्स को सभी प्रकार के फायदे गिनाए और उन्हें भारत में इंटीग्रेट होने के इंसेंटिव्स के बारे में समझाया और प्रीवी पर्स जैसे लालच दिए। वहीं दूसरी ओर हमने ये कहा कि जो प्रिंसली स्टेट इंडिया में मर्ज नहीं होंगी, उनके खिलाफ इंडिया मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। तो सरदार पटेल और वीपी मेनन दोनों ने अपनी पॉलिसीज को स्पष्ट करते हुए भारत को यूनाइट करने का काम शुरू कर दिया। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने जल्दी बहुत सी मीटिंग्स की। जितने ज़्यादा राजाओं और शासकों से मिल सकते थे वो मिले और सभी को भारत में इंटीग्रेट होने के लिए कहा। और काफ़ी मेहनत के बाद सरदार पटेल और वीपी मेनन ने बहुत सी प्रिंसली स्टेट से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन ले लिया। देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंडिया ने मेनली 3 रीज़न दिए थे, और वो थे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन। मतलब अगर प्रिंसली स्टेट भारत का हिस्सा बनती है तो उनकी सुरक्षा, उनके अधिकार, उनके फंड्स और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भारत की होगी। इस तरह 552 में से ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर लिया था, मगर कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थीं जो या तो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी या फिर वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहती थी। तो चलिए अब जानते हैं कि सरदार पटेल ने किस तरह बाकी प्रिंसली स्टेट्स को भारत में इंटीग्रेट किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूनागढ़ की। देखिए, जूनागढ़ एक ऐसी रियासत थी जिसमें 80% पॉपुलेशन हिंदू थी और जूनागढ़ गुजरात का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महावत खान एक मुस्लिम जाति से बिलोंग करते थे और वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे, मगर वहाँ की पॉपुलेशन हिंदू होने की वजह से इंडिया में मिलना चाहती थी और पाकिस्तान भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि जूनागढ़ पाकिस्तान का पार्ट बन जाए। मगर पटेल पाकिस्तान की इस चाल को समझ गए और उन्होंने जूनागढ़ के ही 2 छोटे हिस्से मंगरोल और बाबरिया को भारत में इंटीग्रेट होने के लिए मना लिया। तब जूनागढ़ के नवाब ने इन पर आक्रमण कर दिया और फिर इंडिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन के थ्रू कम्प्लीटली जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बना लिया। और स्थिति को देखते हुए महावत खान अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर पाकिस्तान भाग गए और इस तरह जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। अब चलते हैं भोपाल की तरफ। देखिए, भोपाल वो आखिरी स्टेट थी जिसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन किया था, वो भी 13 अप्रैल 1949 को। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान भोपाल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे, इसलिए पटेल ने यहाँ पर एक नई तरकीब चली। पटेल ने भोपाल से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करा लिया, मगर ये अधिकार दिया कि भोपाल अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खुद हैंडल कर सकता है। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ की जनता नवाब के इररिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस से परेशान हो गई और नवाब के खिलाफ कई आंदोलन छेड़ दिए, जिसके चलते नवाब ने पटेल से सलाह ली और पटेल ने नवाब को कहा कि भोपाल को ऑफिशियली भारत में इंटीग्रेट कर दीजिए ताकि हम भोपाल की गवर्नेंस संभाल सकें। और इस तरह भोपाल भी इंडिया का पार्ट बन गया। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट स्टेट हैदराबाद की।
देखिए, हैदराबाद के नवाब उस्मान अली खान ने ये डिसाइड किया था कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा, मगर उस समय पूरी भारत की तरह हैदराबाद में भी हिंदू मुस्लिम दंगे, लूट और मारकाट की स्थिति बनी हुई थी और हैदराबाद की फोर्सेस अकेले इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे में सरदार पटेल ने लॉन्च किया ऑपरेशन पोलो, जिसके अंडर हैदराबाद की जो नेबरिंग स्टेट थी उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स हैदराबाद में भेजना शुरू कर दिया और इस तरह इंडियन आर्मी की हेल्प से सितंबर 1948 को हैदराबाद ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर दिया और इस तरह हैदराबाद भी इंडिया का पार्ट बन गया। और अब आखिर में बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट थी और पाकिस्तान भी जम्मू एंड कश्मीर को अपने में मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कश्मीर के राजा हरि सिंह कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहते थे, मगर जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कबाली लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के मकसद से आक्रमण किया, जिसके बाद राजा हरि सिंह ने पटेल से मदद मांगी और पटेल ने साफ साफ कह दिया कि भारत तभी मदद करेगा जब जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया जाएगा। और इस तरह 26 अक्टूबर ऑफ 1947 में जम्मू एंड कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर दिया, जिससे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया और अपने वादे के मुताबिक इंडिया ने अपनी मिलिट्री जम्मू एंड कश्मीर में भेजी और वहां से पाकिस्तान फोर्सेस को खदेड़ा। इस वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि जनवरी 1949 में दोनों ही कंट्रीज के बीच एक सीज फायर साइन हुआ और इसी सीज फायर का रिजल्ट है LOC, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, जिससे ये डिसाइड हुआ कि दोनों ही कंट्रीज की आर्मीज ने जितना हिस्सा कब्जाया हुआ है वो उन्हीं कंट्रीज को मिल जाएगी और इसी वजह से जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज पाकिस्तान के अंडर में है, जिसे हम POK के नाम से जानते हैं। और इस तरह सरदार पटेल के नेतृत्व में ऑलमोस्ट सारी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बना लिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सरदार पटेल के चुने जाने के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू को क्यों भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया और सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की राइवलरी कैसी थी, तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।